प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट इट इज़ फोर्थ। जब हमें ये पता चल जाए कि हमारे में क्या सिम्टम्स हैं, सो दैट मीन्स कि वी हैव टू स्टार्ट ट्रीटमेंट। सो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, नो। सो कल हम लोगों ने देखा था कि ट्रीटमेंट के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी चाहिए। कुछ लोग जाते हैं कि भाई हमारा ये जो सिम्टम्स आ रहा है इसे ख़त्म कर दो, हमारा फीवर कम कर दो। सो इट इज़ ए काइंड ऑफ अप्रोच विच पेशेंट्स ऑफनली इंसिस्ट टू डॉक्टर, प्लीज़ आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो रिड्यूस माई फीवर, ऐसा वो कह सकते हैं। And there are another category of patients, those insist for the origin of, जो उनका ओरिजिन है उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। सो दो तरीके के ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। सो देर आर टू वेज टू ट्रीट एन इन्फेक्शियस डिसीज, टू वेज। One is to treat infectious disease, ये ऊंचा पड़ रहा है, ये चादर दे। So treat infectious disease. One is to reduce the effect of disease। जब डिसीज होती है तो उसका कुछ इफेक्ट होता है ना, कि हमको स्नीजिंग आ रही, कफ कोल्ड आ रहा है। हाँ, सो वन इज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज, दैट इज फर्स्ट इज टू reduce the effect of disease। और अदर क्या हो सकता है, to kill the cause of disease, to kill। second is to kill। तो अनुराग आप किसके लिए जाना चाहेंगे? अगर मान लो आपकी बीमारी है तो सेकेंड इज टू किल द कॉज ऑफ डिसीज, ऑफ डिसीज। क्योंकि अगर आपने एंटीपायरेटिक ले ली, फीवर कम करने की दवा, पायर का मतलब होता है फीवर, तो उससे क्या होगा? तो जैसे कि एंटीपायरेटिक का मतलब समझते हो, सच मेडिसिन which reduce temperature, medicine which reduce temperature या fever, उसे क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक या फीवर। अच्छा, एनाल्जेसिक का मतलब समझते हो? कि अगर मान लीजिए आपने एनाल्जेसिक ले ली, इसका मतलब क्या होता है? क्या आपकी बॉडी में कोई पेन होता है तो आप डॉक्टर से कहते हो कि मुझे एनाल्जेसिक दे दो, यानी आप ब्रूफेन मांग लो। ऐसी एक दवा का नाम मालूम है, जैसे एमॉक्सिलिन या पीसीएम। पीसीएम जानते हो? हाँ, यस, एमॉक्सिलिन। एमॉक्सिलिन ले लिया, और कुछ लोग पैरासीटामोल, ये सही बताया है कार्तिक ने, पैरासीटामोल ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ये भी ले लेते हैं। और एक होता है एनाल्जेसिक, यानी टू रिड्यूस पेन। कहीं पर पेन हो रहा है बहुत तेज, तो उसके लिए आप क्या करते हो? क्या ब्रूफेन कभी किसी ने लिया? बहुत पेन हो रहा है और उसको ख़त्म करने के लिए किसी ने ब्रूफेन ले लिया हो, तो ऐसे हेडेक के लिए तो ब्रूफेन या वोवरॉन, ऐसे कुछ ना कुछ ले लिया। कभी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कुछ को स्किन में अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया तो एंटीसेप्टिक ले लेते हैं। तो एंटीसेप्टिक का मतलब क्या है? सेप्टिक का मतलब है कि घाव हो जाना,
तो स्किन को जब वूंड हो जाती है तो स्किन इंजरी को सेप्टिक कहते हैं। तो उसको अगर ठीक करने के लिए, उसको हील करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? स्किन वूंड्स को तो या इंजरी को ठीक करने के लिए हल्दी क्या एक एंटीसेप्टिक है टू हील स्किन इंजरी, या स्किन में इन्फेक्शन कुछ है तो उसे भी तो ट्रीट किया जा सकता है कि नहीं? अच्छा, इसके अलावा एंटासिड क्या होता है? कभी ऐसा होता है कि किसी के पेट में एसिडिटी बहुत हो, ऐसे पेट में जलन हो जाए, खूब ऐसा खा लो, एसिडिटी बच्चों को नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है जब ज़्यादा एज हो जाती है तो एक ये भी बीमारी लोगों को होने लगती है। दैट इज दे इफ देयर इज इन्फ्लेमेशन, तो इफ देयर इज इन्फ्लेमेशन, क्योंकि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रीट होता है और वो ये ऐसा एसिड है कि ऐसी जलन पैदा करता है कि उसको अगर आपने नहीं ठीक किया तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इफ़ देयर इज़ इन्फ्ले, फिर कई बार स्टमक में ट्यूमर भी आ जाता है, इन्फ्लेमेशन इन स्टमक। तो उस इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? जलन, बर्निंग सेंसेशन। इसको क्या कहते हैं? बर्निंग सेंसेशन। तो बर्निंग सेंसेशन को ठीक करने के लिए इफ देयर इज इन्फ्लेमेशन इन स्टमक देन एंटासिड इज प्रिफर्ड, उसे प्रेफर किया जाता है। क्या आपको मालूम है ऐसी एंटासिड क्या है? ईसबगोल होता है या कुछ ऐसा। इनो कभी आप लोगों ने देखा है या खाया है कभी? नहीं, किसी या आपके पापा ने? इनो, हाँ, और ईसबगोल की भूसी भी आती है, ईसबगोल। या फिर ईसबगोल के अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कुछ लोग पी लेते हैं, बाजार में मिलता है, MgOH होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशिया, इसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी कुछ लोग ले लेते हैं, और कभी कभी बेकिंग सोडा भी खा लेते हैं, घर में रखा रहता है। तो बेकिंग सोडा कुछ इनो है। तो ईसबगोल डस्ट आती है, ईसबगोल की भूसी, उसको भी खा लेने से क्या हो जाता है कि इफ़ वी टेक, हाँ, पानी में मिला के खाया जाएगा। तो इफ़ इट इज़ टेकन देन इट सूदेस, तो इससे ये हो जाता है कि नाउ ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि कुछ ना कुछ ये सब बाज़ार में इजीली अवेलेबल है। PCM, अगर आप उससे मांगोगे कि हमें PCM दे दो तो दे देगा। एनाल्जेसिक है, ब्रूफेन मांगो तो वो मना कोई नहीं करता है। कोई भी जो फार्मासिस्ट है, जो दवा बेचने वाला होता है, उसे फार्मासिस्ट कहते हैं। तो उसके लिए मेडिकल का फार्मा कोर्स होता है। तो एंटासिड आप मान लो उसके पास जाके कि मुझे इनो दे दो तो वो दे देगा, या इनो के सब्स्टिट्यूट कुछ होगा तो वो भी दे देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब क्या करती हैं बताइए? आर दे डू दे किल द सिंड्रोम, या सिम्टम को ये किल करती हैं, या फिर दीज आर किलिंग द कॉज? तो ये सिर्फ हमें सिम्टम को किल करती हैं। सो अबव मेडिसिन्स कैन ओनली किल द सिम्टम बट नॉट द कॉज। और ये हम लोग बिना किसी एडवाइस के सिंपली भी ले लेते हैं। सो अबव treatments only soothes us। soothes का मतलब क्या होता है? सिर्फ हमें आराम देते हैं, आराम देना, या relieves us from pain, आराम देना, relieves us from pain and reduce the symptom, not work on cause। मान लीजिए कोई एक ऐसा पैथोजन हमारी बॉडी में आ गया है जो क्या कर रहा है कि वो हमारे अंदर कुछ ना कुछ बैक्टीरियल वाल बना रहा है, कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि हम अगर उसकी वाल ना बनने दें, वाल ही तोड़ दें, तो क्या होगा बताओ?
सो इन दिस केस फिर वो बैक्टीरिया क्या सब डिवाइड कर पाएगा, क्या जनरेट कर पाएगा? जैसे ही वाल बने ऐसी कोई मेडिसिन खा लें, ज़्यादातर मेडिसिन उनकी जो बैक्टीरियल वाल है उस पर एक्ट करती है। अब वायरस के पास तो ऐसी कोई वाल है नहीं, तो इसलिए डॉक्टर कहता है इसको वायरल फीवर है, या इसको वायरल ये जो जुकाम सर्दी जुकाम है ये वायरल है, वो कफ एंड कोल्ड है, तो इसलिए ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर ये बात कह देता है। सो दैट मीन्स वायरस के लिए वो कुछ भी नहीं देता है, बिकॉज जो वायरल ट्रीटमेंट है वो अपने आप ही ठीक होता है। वायरस के पास तो वॉल नहीं है ना, तो आप उससे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बैक्टीरिया के लिए क्या करोगे? बैक्टीरिया के लिए उसकी वॉल होती है, तो वॉल को तोड़ दोगे तो क्या बैक्टीरिया बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो अब हम, जैसा कि अनुराग ने बताया कि हमको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि जो कॉज है, वी शुड नॉट गो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम, वी शुड ऑप्ट द ट्रीटमेंट। किस चीज़ के ट्रीटमेंट पे जाना चाहिए? वी शुड गो, ओके ओके उसे ठीक करते हैं, अभी 1 मिनट ठीक हो जाएगी, लिखेंगे तो ठीक हो जाएगी। अभी कुछ ठीक हुई क्या? ओके ओके नाउ सो दो चीज़ें हम लोगों ने देख ली कि सिम्टम को किया जा सकता है और साथ में कॉज को किया जा सकता है। वन इज़ टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज एंड अदर वे इज़ टू किल द कॉज ऑफ डिसीज। तो दो वे क्या बताया है? रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज, किस चीज़ को रिड्यूस करना है? ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट पेपर में यही पूछी जाती है। रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज, जब डिसीज आती है तो बोलो। हाँ, तो इफेक्ट ऑफ डिसीज, डिसीज आएगी तो क्या उसके इफेक्ट हमारी बॉडी पे दिखने लगते हैं? क्या उन्हीं को सिम्टम कहते हो? और वो किसी न किसी कारण से है, या तो किसी न किसी प्रोटोजोआ से है, या वायरस से है, या फंगस है, या किसी न किसी वजह से, या वॉर्म की वजह से है। जैसे हमारे मुंह से कभी कभी लार आती है रात को सोते समय, आंखें आदि खुली रहती हैं, तो वो क्यों आती है? क्योंकि हमारे पेट में वॉर्म्स हैं, तो हम लोग एल्बेंडाजोल खा लेते हैं रात को सोते समय, तो वो वॉर्म्स निकल जाते हैं। तो ये भी चीज़ है, तो हम उस कॉज को ही हटा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ हाउ टू किल माइक्रोब्स, तो हमारे पास क्या है? सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट इज इनएडिक्वेट। ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि सिम्टम तो फिर आ जाएगा। सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट इज इनएडिक्वेट, ये पूरा नहीं है, इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट इसका मतलब क्या है? जैसे आपके घर में आग लगी हुई है और आप उसमें से फ्यूल ना हटाओ जिसकी वजह से आग लग रही, कपड़ा, तो क्या होगा? उसको कूल करो, उस चारों तरफ कूलर चला दो, तो क्या उससे काम होगा? एक चीज़ है उसमें आपको फ्यूल हटाना है, रिमूवल ऑफ फ्यूल। दूसरी चीज़ क्या है? ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करनी है, फिर कूलिंग देनी है। तो जो है सिम्टम को बंद करने से कुछ नहीं होगा, फ्यूल मिलता रहेगा तो आग जलती रहेगी। तो इस तरीके से सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट इज इनएडिक्वेट। सो इट विल नॉट मेक, क्यों ऐसा है? इनएडिक्वेट क्यों है? बिकॉज it will not make the pathogens to go away from body, as it does not kill pathogens या microbes। पैथोजेंस क्या होते हैं कार्तिक? yes, disease generator। so we have to choose a drug which act on pathogen। hence हमें क्या चाहिए? हमें कोई ऐसा नहीं चाहिए एंटीपायरेटिक या फिर एंटीसेप्टिक या फिर इसी तरीके से दूसरे कुछ एनाल्जेसिक नहीं चाहिए, ना एंटासिड चाहिए। हमें क्या चाहिए?
hence we need a ड्रग भी एक पोटेंशियल केमिकल होता है. व्हाट इज ड्रग? अ बंद हो रही. ओके ओके. ओके अभी अगर बंद होती है तो बताना. कुछ फ़ोन गर्म है, फिर उसको ठीक किया जाएगा. अभी बताइएगा. ठीक है. सो हैंस वी नीड ए ड्रग. ड्रग क्या होता है? एनी केमिकल. ड्रग का मतलब है एनी केमिकल विच इफ टेकन इन एग्जैक्ट क्वांटिटी, मतलब लिमिटेड क्वांटिटी, देन इट हील्स अस. और अगर ज़्यादा ले लो तो क्या जानलेवा हो जाएगा? बोलो. इफ टेकन इन लिमिटेड क्वांटिटी. It heals us. However, if taken in excess, ज़्यादा ले लिया तो क्या होगा? इस then it is fatal. तब ये जानलेवा. फेटल का मतलब क्या होता है? तो ड्रग्स जो होते हैं वो हमारी जान भी ले सकते हैं, तो ड्रग्स को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना चाहिए. सो जानलेवा हो सकते हैं. तो ये चीज़ है. तो हमें एक ऐसा ड्रग चाहिए जो क्या काम करे? विच ब्रेक्स द पाथवे. जो ब्रेक्स द पाथवे ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ पैथोजन. भाई पैथोजन हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि नहीं? 1 से 2, 2 से 4. अगर उनके रास्ते कोई रोक दिया जाए जिस रास्ते से वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या वो मल्टीप्लाई कर पाएंगे? जब वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में जो एंटीजेंस हैं, हमारी बॉडी में WBC है कि नहीं, एंटीजन, जो इन पैथोजन को मार देते हैं, तो वो फिर WBC उन्हें मार डालेंगे और वो बढ़ नहीं पाएंगे. बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले विच ब्रेक्स द पाथवे ऑफ रिप्रोडक्शन. किसका रिप्रोडक्शन? ऑफ पैथोजन. विच ब्रेक्स द पाथवे पैथोजन्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ सम ड्रग ऐसा है, कोई ड्रग ये डिस्ट्रॉय कर दे द वॉल ऑफ बैक्टीरिया, तो क्या होगा? बैक्टीरिया की वॉल को डिस्ट्रॉय कर दे. तो ऐसी स्थिति में बैक्टीरिया को कर दे, या और भी कुछ हो सकता है, या अमीबा प्रोटोजोआ की वॉल डिस्ट्रॉय कर दे, पैरामीशियम की, अमीबा की, यूग्लिना की वॉल ही ख़त्म कर दे, सेलुलर मेम्ब्रेन. ठीक है. जिसमें सेलुलर मेम्ब्रेन है तो सेलुलर मेम्ब्रेन ख़त्म कर दे. तो हम यहाँ वॉल की बात करें तो बैक्टीरिया, और अगर बाकी प्रोटोजोआ की बात करें तो वॉल नहीं होती है, क्योंकि वो यूकैरियोटिक, उनमें थोड़ी ना सेल वॉल होगी, तो उनमें सेलुलर मेम्ब्रेन को करे. तो अगर वो ऐसा करता है, देन अल्टीमेटली more pathogens will not be generated in our body. Then जो cause of disease है, disease can be controlled, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं. और जब वो कंट्रोल हो जाएगा, then we can go for reducing the symptom, कि भाई अब हमने उसे कंट्रोल कर लिया है, अब हम आपको एंटीपायरेटिक देते हैं, या धीरे धीरे फिर फीवर अपने आप ही चला जाएगा जब कॉज चला जाएगा. then we can control the डिसीज़, एक्सटेंट ऑफ डिसीज़, जो उसकी वॉल तोड़ ले. जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन हमने एक ऐसा कोई ड्रग ले लिया, ये ड्रग है, तो ये ड्रग इस वॉल से चिपक गया आके, और जब ये चिपक गया तो इसने फिर क्या किया? ये ड्रग है, और इस वॉल से चिपकने के बाद इसकी वॉल तोड़ दी बैक्टीरिया की. बताओ अब ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर पाएगा?
इसके अंदर वो न्यूक्लियोइड है, तो बताओ मल्टीप्लाई कर पाएगा? बताओ। सो वॉल ब्रेक्स, तो इस चीज़ को कहते हैं कि ये कह रहा है, ये जो चीज़ है इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ कॉज, ये बी है, तो इट इज़ नॉट ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम, इट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ कॉज, तो हमें ऐसा करना चाहिए। अब देखिए, तो कई देयर आर सम गुड माइक्रोब्स एंड देयर आर सम बैड माइक्रोब्स, जो हमारी बॉडी में गुड माइक्रोब्स हैं, या बाहर से भी हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं, अगर बहुत सारे बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया में आपस में लड़ाई होती रहती है ना, बाहर अगर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, तो वो क्या करेंगे कि अच्छे बैक्टीरिया जो हैं, मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरे बैक्टीरिया को हरा देते हैं, तो अगर मैं उनको पेस्ट बना लूँ और उसको सुखा लूँ, तो क्या उसे ही एंटीबायोटिक कहा जाएगा, और उसी को खा लूँ? मतलब अगर वो बॉडी के बाहर किसी मीडियम में या पानी में लड़ाई करते हैं, जैसे आपको मालूम है कि बड़ी मछली छोटी को खा जाती है, और इसी तरीके से एक फूड चेन है जिसमें कोई किसी के द्वारा खाया जाता है तो कोई किसी के द्वारा, ऐसे ही बैक्टीरिया में भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरे का साइकिल तोड़ देते हैं, उनको खा जाते हैं, तो हम हमारी बॉडी में अगर वो हार्म ना करें तो हम उसे ले सकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो अब हम देखेंगे एंटीबायोटिक्स होता क्या है। नाउ एंटीबायोटिक्स, व्हाट डज इट मीन बाय एंटीबायोटिक्स? यानी जो भी है वायरस, बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटो, ओके ओके ठीक है, मैं इसे ठीक कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ, देखो एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या है कि माइक्रोब्स आर ऑफ वेरियस कैटेगरीज, एक दो तरीके के नहीं होते, हमको दिखाई भी नहीं पड़ेंगे, वेरियस कैटेगरीज, जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं? दीज आर वायरस। तो वायरस में क्या होता है? वायरस में माही क्या होता है, क्या क्या चीज होती होगी वायरस में, बताओ? मतलब क्या उसमें, हाँ हाँ, डीएनए और प्रोटीन कोड, दो चीज होती है, मतलब इसमें वायरस में डीएनए होगा और प्रोटीन कोड। फिर बैक्टीरिया में क्या क्या चीज होती है? हाँ हाँ, साइटोप्लाज्म, सेलुलर मेम्ब्रेन, फ्लैजेला, पाइलस, सीलिया, सब होता है कि नहीं? तो ये अलग कैटेगरी है। इसमें इन दोनों में प्रोकैरियोटिक कौन है? वायरस तो कुछ भी नहीं है, वायरस के पास तो एक सिर्फ डीएनए है और बस प्रोटीन कोट है, इसके पास कुछ है ही नहीं, ये इसके पास न्यूक्लियस के अलावा कुछ है ही नहीं, ये डीएनए और दूसरा क्या है? प्रो, प्रोटीन कोट, तो ये तो सेल ही नहीं है। ओके, तो ये चीज क्या है? दैट इट इज नॉट कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ सेल, ये सेल भी नहीं है, ठीक है। तो अब जरा देखो कि दिस इज, बोलो, अभी हम देखते हैं ये जो इसमें प्रोटीन है, तो प्रोटीन कोट है, इट इज नॉन लिविंग, ये लिविंग नहीं है, नॉट लिविंग, नॉट मतलब ये तो ना तो लिविंग है, ना इधर लिविंग और नॉट डेड, कुछ भी नहीं है, तो ना ये लिविंग है, ना इधर लिविंग नॉर डेड, इस तरीके से है। अच्छा, अब बैक्टीरिया की बात करो, तो बैक्टीरिया के पास, बोलो, हाँ ये देख लो कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे। कैरियोटिक यानी प्रो और प्लस कैरियन, यानी ओके, बिफोर प्लस न्यूक्लियस। प्रोकैरियन का क्या मतलब हुआ कि बिफोर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बनने से पहले, न्यूक्लियस मीन्स इट हैज नॉट अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इट हैज नॉट अ वेल
डिफाइंड न्यूक्लियस। तो इसका एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड होता है। क्या उसके पास न्यूक्लियस होगा? एंड मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं होते हैं। सो ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। क्या सिर्फ ऐसे तैर रहा है? क्या नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, इसे डीएनए कहा जा सकता है। और नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये घिरी नहीं है। इसके अलावा थोड़े बहुत इसमें क्या है? क्या राइबोसोम्स हैं? ठीक है, राइबोसोम ऐसा होगा। ठीक है, प्लाज्मिड्स होंगे, प्लास्टिड्स की तरह प्लाज्मिड्स भी होते हैं। और इसमें एक फ्लैजिला निकला होगा, तो ये लोकोमोशन के लिए या खाने को इनगल्फ करने के लिए फ्लैजिला। और बहुत सारे छोटे छोटे सीलिया रहेंगे और थोड़े पाइलस भी रहेंगे कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में अपना मटेरियल ट्रांसफ़र कर सकें। सो दिस इज़ सीलिया। तो सीलिया क्या करेगा? आगे चलने फिरने में मदद करेगा। हाँ, ये अच्छी बात आपने कही कि एक अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन, तो दूसरी सेल वॉल है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो समझते हो ना, और दूसरी क्या है? सेल वॉल। तो ये एक सेल है, बैक्टीरिया सेल है। और क्या ये वायरस एक सेल है कि नहीं है? बोलो। वायरस के पास कुछ है ही नहीं तो सेल कहाँ से? सेल में तो सब कुछ होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए। साइटोप्लाज्म होगा तब तो सेल होगा। इसके पास तो साइटोप्लाज्म भी नहीं है, इसके पास तो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम, हाँ नीचे का देखो। तो इस तरीके से हमने देखा कि दैट इज कि इसमें यहाँ पर प्रोकैरियोटिक हो गया। तीसरी चीज क्या है कि और कौन कौन से माइक्रोब्स हो सकते हैं? यूकैरियोटिक। तो मान लो ये यूकैरियोटिक है, तो एक है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक समझ में आ गई ना बात, जिसमें वेल डिफाइंड ना हो। और यूकैरियोटिक में क्या क्या होगा? सब कुछ होगा। जैसे एनिमल सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा और सब कुछ होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें क्या होगी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड होगी। और इसके अलावा क्या होगा? गोल्जी ऑपरेटस भी होगा। तो इस तरीके से लाइजोसोम्स होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और जो जो भी है, सेंट्रियोल होगा, प्लास्टिड्स होगा, जो जो चाहो वो सब कह सकते हो। तो यहाँ पर ये क्या है? क्या ये बैक्टीरिया में सिर्फ राइबोसोम होता है और कुछ नहीं होता है, और इसमें सब कुछ होता है। तो ये यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? ठीक, दैट इज यू का मतलब आफ्टर, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। सो आफ्टर प्लस न्यूक्लियस। सो दो सेल्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर न्यूक्लियस, यानी जब न्यूक्लियस बना तो जो सेल बनी हो उनको क्या कहेंगे? दो सेल्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक। अब जरा देखें कि इट हैज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, it has well defined nucleus, eukaryotic cells। तो यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। ऑल सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स है। सेलुलर मेम्ब्रेन तो उसमें भी है, इसमें भी है, राइबोसोम है, बाकी सब कुछ है। एंड ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड, प्रेजेंट भी हैं एंड मेम्ब्रेन बाउंड है। एग्जाम्पल कोई है आपके पास? ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड। और एनिमल सेल, प्लांट सेल, ये सारी की सारी हैं। तो ये जो भी चीज़ है, क्या अमीबा हम ऊपर वाले में रखें कि नीचे? अब देख लो, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब प्रोटोजोआ हैं, और हम लोग मेटाजोआ हैं। एनिमल्स जिसमें ज़्यादा सेल हैं यूकैरियोटिक, दीज आर मेटाजोआ। और जिनमें एक सेल है उसे क्या कहते हैं?
इसका एग्जांपल है प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ के अंतर्गत क्या आते हैं? प्रोटोजोआ में क्या आएंगे? देखो ये आपको ध्यान रखना है, अभी हमने प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया बताया, आपको ये बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी ना कि बैक्टीरिया में तो कुछ होता ही नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं याद रख पाओगे, ये बुक का चित्र है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें सेल ऑर्गेनेल के नाम पे कुछ नहीं है राइबोसोम में, यही है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की फ़ोटो याद कर लो कि इसको इतनी, किसी चीज़ की तारीफ इतनी भी मत करो कि उसे इतनी बड़, हाँ उसको रिस्पेक्ट नहीं देना है बैक्टीरिया को ज़्यादा, वही अकेला प्रोकैरियोटिक है, उसके पास कुछ नहीं है सिर्फ राइबोसोम के अलावा। अमीबा, पैरामीशियम, मीशियम और यूग्लिना। अच्छा ये चीज़ हमने आपको बता दी कि जो भी चीज़ें हैं, हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म कोई भी चीज़ है तो मैटर क्या है, 3 चीज़ों में हो सकता है डिवाइड। किस में डिवाइड हो सकता है बताओ? बताओ। नॉन लिविंग, ठीक है, और नाइदर लिविंग नॉर डेड। हाँ, और तीसरा है लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग वर्ग में जैसे चेयर, टेबल, पेन, वो आ गया। इसमें क्या आएगा? हाँ वायरस। अच्छा इसमें क्या होगा? अगर लिविंग है तो 2 आएंगे, कौन कौन से? कि बिफोर न्यूक्लियस, और दूसरा क्या होगा? हाँ सेल, सेल विच हैज नॉट पुअरली डेवलप्ड न्यूक्लियस, इसको क्या कहेंगे? सेल्स विच हैव पुअरली डेवलप्ड न्यूक्लियस, या ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड भी कहेंगे। तो जिसमें पुअरली डेवलप्ड न्यूक्लियस हो ये कहेंगे प्रोकैरियोटिक, और दूसरा सेल्स विच हैव वेल डिफाइंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड, वेल डिफाइंड, हाँ डबल मेम्ब्रेन बाउंड, न्यूक्लियस अलोंग विद, उसके चपरासी भी हों, साथ में उसके ऑर्गेनल्स भी हों, जो उसका कहना माने, वो बॉस हो। तो यहाँ तो इसके पास कुछ भी कोई नहीं है राइबोसोम के अलावा, अकेला है, महल में रह रहा है। सो वेल डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस अलोंग विद, किसके साथ? अलोंग विद सेल ऑर्गेनल्स। बोलो यहाँ पे पुअरली, पुअरली डेवलप्ड, समझ में आ गई बात? तो अब हम इसे क्या कहें बताओ? ये आगे क्या ये प्रोकैरियोटिक है? और ये यूकैरियोटिक। तो पहला हमने देखा कि इसके 2 पार्ट किए गए, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक के भी पार्ट करो कि ये अकेला भी हो सकता है। क्या आप मुझे माही बता सकती हैं प्रोकैरियोटिक का एक एग्जांपल? वायरस तो मैंने यहाँ डाल दिया, ये है वायरस, जो ना तो लिविंग है ना वो सेमी लिविंग कह सकते हो, वैज्ञानिक जान ही नहीं पाए। जब किसी की बॉडी में चला जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा। प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल बताओ। हाँ बैक्टीरिया, भाई वो हम बाद में देखेंगे। बैक्टीरिया समझ में आ गया कि नहीं? तो बैक्टीरिया के अब आगे बढ़ा जाए कि यूकैरियोटिक ऐसे भी हो सकते हैं कि वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, क्या एक ही सेल के बने हो। और ये जो ये, हाँ अच्छा, जो बैक्टीरिया होंगे या प्रोकैरियोटिक होंगे, क्या ये मल्टी सेलुलर हो सकते हैं? हाँ नहीं हो सकते, ये यूनिसेलुलर ही होंगे। डिवाइड हो जाने दो तो 1 से 2 बैक्टीरिया बन जाएगा, एक जो है मदर न्यूक्लियाई से 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे, ऐसा होता है। समझ में आई बात कि नहीं? डिवाइड होने के बाद 2 बैक्टीरिया बन जाता है। डिवाइड ये थोड़ी कि इकट्ठे रहते हैं, वो 2 इंडिविजुअल हो गए। यूकैरियोटिक में क्या हो सकता है?
यूनी सेलुलर भी हो सकता है, दूसरा क्या होगा? मल्टी सेलुलर। कार्तिक किसी यूनी सेलुलर का नाम बताओ जो एक सेल का हो और यूकैरियोटिक हो। हाँ, ये सब चीज प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ। और हम लोग क्या कहलाते हैं? हाँ, मेटाजोआ। मेटाजोआ। जुआ का मतलब क्या होता है? एनिमल। एनिमल। जू में क्या देखती हो? जुआ, एनिमल। तो ये पहला एनिमल है। तो प्रोटोजोआ में कौन कौन आते हैं? यूनिसेलुलर है, अमीबा और पैरामीशियम यूग्लिना। बात समझ में आ गई? वीडियो में देख लेना या यूट्यूब पे इनके क्या है, पैरामीशियम यूग्लिना। अच्छा, मल्टी सेलुलर के क्या दो प्रकार हैं? बहुत सारे सेल एक साथ रहे हैं, तो इसके क्या ऑप्शन है? मल्टी, ये सही बात कही है, विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। विथ सेल वॉल है, तो सेल वॉल किसकी किसकी हो सकती है? बहुत सारी सेल। बोलो अनुराग। किसकी? काइटिन। और दूसरा? सेल वॉल ऑफ सेलुलोज। रुई होती है ना, उसी तरीके का सेलुलोज। घास पूरी सेलुलोज है, तो सेल वॉल इज ऑफ सेलुलोज। और साथ ही साथ क्या होगी? इट कंटेन्स क्लोरोफिल। क्यों क्लोरोफिल कंटेन करेगा? इट हैज क्लोरोफिल, ठीक है, टू डू फोटोसिंथेसिस। उससे क्या होगा? दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ये क्या ऑटोट्रोफ्स हैं? ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं? क्या दे कैन प्रिपेयर देयर ओन, खुद बनाते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या होगा? प्लांट। और प्लांट्स हो जाएंगे। और दूसरा, और सेल वॉल किसकी हो सकती है? मेड ऑफ काइटिन। जो कॉकरोच होता है ना, उसकी जो ऊपर की, या इंसेक्ट की जो ऊपर की लेयर होती है, वो काइटिनस होती है। ऐसी फंगी होती है, जैसे अभी क्या काइटिन, वही चीज ये उसके ऊपर भी है। तो वही एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। काइटिन क्या है? कॉम्प्लेक्स शुगर। जैसे आलू खाते हो, तो आलू के में अंदर स्टार्च होता है, माड़ होती है। चावल में माड़ होता है, अगर चावल का पानी हो बहुत गाढ़ा गाढ़ा रहेगा, वही तो स्टार्च है। वो भी एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। अगर ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट एक साथ मिल जाएं, बहुत सारे ग्लूकोज, तो क्या वही सेलुलोज बन जाए? बोलो। मेरा कहने का मतलब है, जैसे C6H12O6 बहुत सारे मिल जाएं, एन का मतलब 1000, और सब मिलकर C6H12O6 एक साथ मिल जाएं, तो ये आपस में जुड़ जाएं, तो तब क्या बनाएं? क्या सेलुलोज। लेकिन ऐसा करते समय ये अपने अंदर से एक एक मॉलिक्यूल अपने अंदर से एक H2O निकाल दे, तो कितने H2O निकलेंगे? फिर बचेगा क्या बताओ? क्या C6H10 बचेगा? C6H10 बचेगा। दो निकालो H। तो सेलुलोज का फार्मूला ये हो गया। सेलुलोज क्या है? क्या ये ग्रास में सेलुलोज है? क्या कॉटन में सेलुलोज है, जो कपड़े हम पहने हैं? क्या जिस लकड़ी पे तुम लिख रहे हो, या ये कागज पूरी तरीके से सेलुलोज है? और ये वर्ल्ड सेलुलॉइड वर्ल्ड है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सबसे ज़्यादा तो प्लांट ही है पूरी दुनिया में, तो इसीलिए इसे सेलुलॉइड वर्ल्ड कहा जाता है। अच्छा, इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। और क्या ये अपना फूड बना सकेंगे? नहीं। तो कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो इसलिए ये फंगी हुए। हेट्रोट्रोप सही बताया है आपने। ऐसा कोई फंगी जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं कि यूनिसेलुलर? बताओ। अब आप बताइए। सेल वॉल मल्टी सेलुलर के अंतर्गत पढ़ रहे हो,
और कह रहे हो यूनिसेलुलर। ये बड़ी बात है कि देखो हमने क्या देखा सबसे पहले, यूकैरियोटिक सेल में क्या देखा, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में कौन था, प्रोटोजोआ। और मल्टी सेलुलर के कितने हिस्से किए, या तो सेल वॉल हो, सेल वॉल होगी तो दो चीज़ हो सकती है, या तो प्लांट हो या फंगी हो, और सेल वॉल नहीं होगी तब क्या होगी, एनिमल हो सकता है। एनिमल में सब आ जाएंगे, एनिमल में वॉर्म भी आ जाएंगे, अर्थ वॉर्म भी आ जाएंगे, कॉकरोच भी आ जाएंगे, सब इंसेक्ट भी आ जाएंगे, कुछ भी आ जाएगा। और ह्यूमन और कैट ये सब तो आ ही जाएंगे, ह्यूमन भी एनिमल है। तो अब ये बताओ, ये जो फंगी है ये मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर, ये प्रश्न उठ रहा है। अगर मल्टी सेलुलर है तो यीस्ट यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर, हमीर बताइए। ईस्ट, तो एग्जाम्पल है ईस्ट, ईस्ट यूनिसेलुलर है। वैसे तो जो भी चीज़ें हैं ऐसी फंगस देखी है उगी हुई जगह जगह, ऐसे ऐसे फंगस उगी हुई देखी है कहीं पर किसी बार्क में? तो ये जो चीज़ है ये मल्टी सेलुलर फंगस है, मल्टी सेलुलर फंगी। और हाँ, मशरूम छत्ते की तरह होता है, और कभी कभी ये सिंगल भी सेल्ड होते हैं, जैसे यीस्ट, फिर इसी से बडिंग से एक दो चार और ईस्ट बन रहे हैं। तो ये सब ये क्या है, क्या ईस्ट है? इसी से डोसे में डाला जाता है, तो ये यूनिसेलुलर है। तो आपको ये बात पता चल गई कि सारे फंगी मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन यीस्ट फंगी है, ओनली फंगी विच इज यूनिसेलुलर। बोलो, बात समझ में आई? अच्छा, ये बता रहे हैं यूनिसेलुलर। मेरा कहने का मतलब है कि अगर चीनी या ग्लूकोज आपस में कंडेंस हो जाए तो उससे क्या होगा, ग्लूकोज कंडेंस होती जाए, अपने से वाटर निकाल दिया नेसेसरी का, तो क्या वही सेलुलोज बन जाएगा या वही स्टार्च बन जाएगा? स्टार्च किस में होता है, व्हीट में होता है कि नहीं? और सेलुलोज, ये सब का यही फार्मूला है, थोड़ा बहुत अंतर है। तो स्टार्च हो, प्लांट में जो भी कंडेंस फूड है या स्टोर्ड फूड है उसे क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। जो हम सीरियल्स खाते हैं क्या वो सब स्टार्च है? गेहूं में स्टार्च है, चावल में स्टार्च है, बोलो। तो एनर्जी का सोर्स कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट के तौर पर हम जो लेते हैं गेहूं चावल, उनमें क्या पाया जाता है, क्या स्टार्च? वही टूट जाए तो क्या ग्लूकोज बन जाए, और ग्लूकोज से ही हम क्या एनर्जी पाते हैं? क्या जब भी तुम गेहूं खाते हो या आलू खाते हो तो बहुत सारा पानी पीते हो कि ये पानी जो निकल गया है वही इससे जुड़ के फिर से ग्लूकोज बन जाए? आलू खाने के बाद तुम्हें प्यास क्यों लगती है? क्योंकि इसमें पानी की कमी है, तो जब बॉडी में जाएगा टूटने के लिए से पानी चाहिए कि नहीं, हर मॉलिक्यूल को H2O। आप कह रहे हो आलू खा लिया अब प्यास लग रही है, चाट खा लिया तो प्यास लग रही, क्यों लग रही है? क्योंकि इसमें पानी हट गया था तब स्टार्च बना, और स्टार्च से वापस ये बनेगा तब जाके एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए पानी पीना पड़ता है तब जाके ग्लूकोज बनेगा, फिर ग्लूकोज टूटेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो फिर क्योंकि वो एनर्जी फैक्ट्री है तो हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी और सेल के सारे फंक्शंस होंगे। बोलो, बात समझ में आई? तो हमने एक बहुत सिंपल सी चीज़ देख ली है, वो सिंपल सी चीज़ क्या है? सिंपल सी चीज़ ये है कि ज़्यादा माइंड में नहीं रखना है बस। ओके, सो यहाँ पर देख लो, देख लिया? चलो, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखनी है। हमने बताया मैटर, मैटर में क्या चीज़ है, तीन चीज़ बताई, नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग, नाइदर लिविंग नॉर, और ये तो ये वायरस यहाँ आएगा। और लिविंग में दो पार्ट हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। जिसके पास सेल नहीं है उसे कहेंगे कि उसके पास दैट इज न्यूक्लियोइड है, तो उसे प्रोकैरियोटिक कहेंगे, बैक्टीरिया। और जिसके पास न्यूक्लियस है और फिर भी उसमें एक सेल है, तो सिंगल सेल है तो क्या कह देंगे, प्रोटोजोआ।
और बहुत सेल हैं तो दो प्रकार के हैं, या तो सेल वाल हो या सेल वाल ना हो। सेल वाल हो तो उसके दो प्रकार हैं, खाना बनाता है कि बना बनाया खाता है। अगर उसकी अपनी रसोई है, किचन खुद का है, खुद खाना बना रहा है, तो दैट मीन्स प्लांट्स हैं। वो दूसरा का बनाया खाता है तो इसका मतलब फंगी है। लेकिन सेल वाल है, ईस्ट में भी सेल वाल है, मशरूम में भी सेल वाल। और जिसमें सेल वाल ना हो, हाथ मुड़ रहा है, कोई सेल वाल है? सेल वाल होती तो क्या खीरे की तरह नहीं टूट जाता? ठक से टूट जाता। मशरूम ठक से टूट जाता है, टूटता है कि नहीं? तो जिनके पास सेल वाल होती वो क्या होते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। और सेल वाल ना हो तो फ्लेक्सिबल रहते हैं क्या? बताओ। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको? अगर इतनी समझ में आ गई होगी तो ये बताओ माही कि जो वायरस है वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक? बताओ माही, बता लोगी तो जान। प्रोकैरियोटिक हो सकता है। कार्तिक बताओ। हाँ आप बताओ अनुराग। यूकैरियोटिक, क्योंकि ये जैसे हम लोगों ने देख लिया कि मैटर तीन तरीके का होता है। तो मैटर में एक होता है कि जो जीवित नहीं है, तो नॉन लिविंग। तो अच्छा वो हम ठीक है कर देते हैं। एक है कि नॉन लिविंग, कि वो जीवित नहीं है। दूसरा क्या है कि हाफ लिविंग, सेमी लिविंग। और एक होता है लिविंग। और यहाँ पर वायरस है। अब ये वायरस तो अलग है, इसकी कैटेगरी अलग है, लेकिन कुछ लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मोह ही नहीं छोड़ पा रहे हैं। वो इसको अभी कह देंगे, अभी चेयर और कुर्सी पूछेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, तो भी बताने लग जाएंगे कि अरे कुर्सी तो यूकैरियोटिक है, बेचारी को क्यों तोड़ दिया, उसमें तो जान थी। अभी माही से पूछेंगे ना तो माही ये भी बता देगी कि कुर्सी तो यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, खाना खुद बनाती है। तो वो भी बता देगी। वो उस कैटेगरी में ही नहीं आ रहा है। वायरस को आप इस कैटेगरी में जा डाल रहे हो जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है। तो सवाल गलत है तो बोल दो कि गलत सवाल पूछा गया है, हम इसका जवाब नहीं देंगे। तो ये चीज़ है। अब चेयर कुर्सी को मैं पूछने लग जाऊं कि बताओ वो हेट्रोट्रोपिक है तो ऑटोट्रोपिक है, तो क्या जवाब दे दोगी? अब जरा देखो तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। नाउ अब देखें, एक मिनट नाउ। सो लेट अस सी कि यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक के दो पार्ट, यूकैरियोटिक के दो पार्ट, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का कोई पार्ट नहीं, मल्टी सेलुलर के फिर दो पार्ट, विद सेल वॉल विदाउट सेल वॉल, विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। पहली चीज ऑटोट्रोप हिट्रोट्रोप। और हिट्रोट्रोफ, दैट इज प्लांट, दैट इज फंगी, और तीसरा एनिमल। फंगी में मशरूम आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? फंगी में मशरूम आ जाएगा, और दूसरी चीज क्या आ जाएगी? दैट इज एक मिनट, यीस्ट आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ वॉर्म आ जाएगा क्या? हुक वॉर्म, हुक वॉर्म आ जाएगा। और क्या चीज़ आ जाएगी? हुक वॉर्म। इसी तरीके से टेप वॉर्म, टेप वॉर्म आ जाएगा, राउंड वॉर्म आ जाएगा, इंसेक्ट आ जाएंगे, इंसेक्ट्स, मॉस्किटोस, फ्लाई, ह्यूमन आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें आ गई। ओके। तो अब
यहाँ तक सारी बात हो गई। यूनिसेलुलर में हम क्या लिख देंगे, प्रोटोजोआ, और प्रोकैरियोटिक में लिख देंगे बैक्टीरिया। अब बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं। तो अब मुझे बताइए माही, जो वायरस है वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक? अच्छा, जो ये यीस्ट है वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक? तो जो यीस्ट है वो यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर? प्रार्थना, जो मशरूम है वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक? कार्तिक, जो मशरूम है वो क्या है? यूकैरियोटिक है। ओके, क्या मशरूम में सेल वॉल होगी? किसकी होगी? बोलो, जो मशरूम है उसमें सेल वॉल किसकी होगी अनुराग? हेट्रोट्रोप तो वो होते हैं जो खाना ना बना सकें। हेट्रोट्रोप का मतलब समझी? हेट्रोट्रोप का मतलब है विच विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। हेट्रोट्रोप का और कुछ मतलब नहीं है। सो दोज ऑर्गेनिजम्स विच, अरे तो सेल वॉल काइटिन की बताओ ना। सेल वॉल का मतलब ये बताओगी कि खाना ना बना सकें। विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। हम सब लोग कौन है, क्या हेट्रोट्रोप हैं? बोलो। क्योंकि हम सनलाइट से अपना खाना नहीं बना पाते हैं, तो वो सेल वॉल एक मटेरियल की होगी ना। ये तो एक प्रॉपर्टी है कि खाना बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। और जो बना सकें उन्हें क्या कहोगे? विच कैन प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम सनलाइट, प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम सनलाइट एंड क्लोरोफिल इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो उन्हें ऑटोट्रोप कहेंगे। तो ये बताइए अनुराग, जो मशरूम है बताइए वो ऑटोट्रोप है कि हीटोट्रोप? चेक कर लो, हमने तो हीटोट्रोप पे लिखा है, आप कहोगे तो हम ऑटोट्रोप पे, आपके ऊपर है, आप जैसा कहोगे हम वहाँ लिख देंगे। बताइए। हमने तो मशरूम का पूछा है, आप प्लांट का बताना चाहें तो प्लांट का बता सकते हैं। जो चीज़ हीटोट्रोप है ना, ये जो सड़ी हुई प्लांट के ऊपर उगते हैं, जो उसकी बार्क है, ये कोई प्लांट नहीं है वाइट कलर का, इसमें क्लोरोफिल भी नहीं है, हैं? दे डेराइव फूड फ्रॉम न्यूट्रिशन, लेते हैं उस सड़ी हुई चीज़ को, उसको पूरी तरीके से डिकम्पोज कर देंगे और सड़ा देंगे। जिसमें फंगस उग गया समझो वो चीज़ सड़ जाएगी, अब नहीं रहने वाली है, जो उसकी जान है वो भी निकल जाएगी। तो जो मशरूम है वो ऑटोट्रोप है कि हीटोट्रोप? तो मशरूम की सेल वॉल किसकी होती है? मशरूम मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर? मशरूम प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक? बताओ। भाई प्रोकैरियोटिक में तो बैक्टीरिया, उसके पास अपना न्यूक्लियस तक नहीं है, और उसकी तुलना मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक से कर दे, मशरूम कितना ज़्यादा आगे है। 3 लाख साल बाद हुआ है बैक्टीरिया के, और अभी भी अगर हम उसे प्रोकैरियोटिक बोलें कि ये तो बैक्टीरिया की तरह है, तो कितना उसने कॉम्प्लेक्सिटी कर ली है। यू पहले तो प्रोकैरियोटिक था, प्रोकैरियोटिक के बाद क्या चीज़ बनी? सबसे पहले क्या बना होगा? क्या सबसे पहले वायरस बना होगा दुनिया में? बताओ। तो वायरस के बाद क्या बना होगा? बैक्टीरिया। क्योंकि इसमें क्या था कि इसमें सिर्फ न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस था, और इसके ऊपर क्या हो गया? सेल वॉल डेवलप हो गई, और सेलुलर मेम्ब्रेन डेवलप हो गई, और फ्लैजिला और ये सब डेवलप हो गया। इसके बाद क्या बना होगा? बाकी नाम के तौर पर कुछ राइबोसोम है, ये सब चीज़ सेल वॉल है। फिर इसके बाद बना, बैक्टीरिया के बाद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्या यूकैरियोट्स बने? प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, बोलो। प्रोटोजोआ बने कि नहीं? अमीबा, बोलो।
उनके पास क्या सब कुछ था? ऐसा करने में उसे कई लाख साल लग गए हैं। ऐसा ना सोचना कि बड़ी आसानी से बन गया है। तो ये बन गया प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ बनने के बाद क्या बना होगा? ये प्रोटोजोआ बन गया। प्रोटोजोआ, यहाँ पर भी डबल मेम्ब्रेन है। प्रोटोजोआ अमीबा बन गया। उसके बाद क्या बना होगा? क्या मल्टी सेलुलर कोई चीज़ बनी होगी? मल्टी सेलुलर नहीं, प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ से अब दो रास्ते खुल गए। प्रोटोजोआ के बाद एक रास्ता खुल गया कि जो खुद खाना बना सकते थे, मेक फूड। तो प्लांट का एक रास्ता खुल गया, उसमें बहुत सारे सेल थे। और दूसरा रास्ता क्या खुल गया कि जो अपना खाना नहीं बनाते थे, हीट्रोट्रोफ। तो हीट्रोट्रोफ में कौन आ गए? खाना ना बना सकने वालों में। दो रास्ते इनके खुले कि एक ऐसे होते हैं सड़ी गली चीज़ों पे प्लांट की तरह खड़े रहते हैं, उनको क्या कहेंगे? फंगी। क्या दिखने में फंगी की तरह लगेंगे और खाना खुद नहीं बनाएंगे, सड़ी गली चीज़ पे उगाते हैं। और दूसरा दौड़ भाग के खाने की खोज करते रहते हैं। क्या वो एनिमल है? बोलो, बात समझ में आ गई? इस तरीके से लाखों लाखों सालों में विकास हुआ है। तो वी कैन सी दैट हाउ द थिंग्स हैव सर्वाइव। अभी हम लोग देखेंगे कि कुछ कुछ तो आइडिया आ गया ना कि आपको होता क्या है। बोलो क्यों? बिकॉज इट इज़ पाथवे। हम लोग पाथवे पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि बैक्टीरिया क्या है या दूसरी चीज़ें क्या है। ओके, अदरवाइज वो चीज़ें हमारे माइंड में नहीं आएंगी। तो अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक की, बिकॉज वी आर एट द ट्रीटमेंट, कि हम ट्रीटमेंट किसी चीज़ का कैसे कर सकते हैं। सो वी शुड नाउ गो फॉर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स अगर हम खाते हैं तो इससे क्या होता है बताओ? क्या हमारे अंदर के ये जो माइक्रोब्स हैं या पैथोजेंस हैं वो मर जाते हैं क्या? क्या वो उनके रिप्रोडक्शन का पाथवे तोड़ देता है, जिसकी वजह से उनकी कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है जो तोड़ देता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। वाल तोड़ दे या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तोड़ दे, कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ कर देगा कि वो अपना पाथवे नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे। तुम्हारे रास्ते में अगर कोई पत्थर रख दे ट्रक के रास्ते में, तो क्या ट्रक आगे जा पाएगी? तो एंटीबायोटिक्स क्या है? सो यानी हम वी कैन क्लासीफाई पैथोजेंस इन वेरियस कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं बताओ? एग्जाम्पल वायरस, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, एग्जाम्पल प्रोटोजोआ, ये सब है। तो ये सब हमारे हाँ। एनिमेलिया एनिमल्स को ही कहते हैं, और प्लांटे कहते हैं प्लांट को, उन्हीं का नाम है। तो ये चीज़ है। सो दीज आर पाथवेज। जैसा हम लोगों ने देख लिया कि अलग अलग पाथवे होते हैं, तो पैथोजेंस का अपना अलग पाथवे हो जाएगा। अब जरा देखो कि अब कुछ भी हो सकता है, फंगी भी हो सकता है, कुछ छोटे फंगी भी होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ईच विल हैव सम एसेंशियल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेसेस। दे कैन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब जानते हो? जो या रिप्रोड्यूस। हाँ, रिप्रोड्यूस बाई सर्टेन बायोकेमिकल प्रोसेस। ये कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? अपना प्रोटीन बनाएंगे, सेल वॉल बनाएंगे, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाई सर्टेन बायोकेमिकल का क्या मतलब हुआ? जो जिंदा लोगों में केमिकल रिएक्शन हो उसे क्या कहेंगे? बायोकेमिकल। सो दे कैन मल्टीप्लाई बाई सर्टेन बायोकेमिकल प्रोसेस। और अगर कोई उस प्रोसेस को ही तोड़ दे, तो इनको बनाने ही ना दे प्रोटीन, तो तब क्या होगा? फिर ये कुछ कर पाएंगे क्या? प्रोसेस। सो इफ ऐसी कोई चीज हो जाए, बायोकेमिकल प्रोसेस। नाउ अब
ये जो भी चीज है, एंड अब इसके बाद क्या होगा, दिस इज यूनिक इन नेचर। डिफरेंट माइक्रोब्स का क्या अपना अपना पाथवे है क्या? दिस इज, ये नहीं है कि जो बैक्टीरिया केमिकल बना रहा है वही वायरस भी बना रहा है, वही प्रोटोजोआ, सब अपना अलग अलग बनाते हैं। अगर एक जैसा ही बनाते तो सब एक ही जैसे ना होते, बोलो। दिस इज यूनिक। यूनिक का मतलब है बिल्कुल निराली है, यूनिक इन देयर वे, एंड स्पेसिफिक इन नेचर, खास है, अपने में खास है, स्पेसिफिक इन नेचर। अगर सारे में एक ही जैसा पाथवे, ओके ओके, सो दीज आर स्पेसिफिक इन नेचर। यानी फॉर एग्जांपल जो इसका पाथवे है, किसका पाथवे है, प्रोटोजोआ का या वायरस का, वो दूसरे का नहीं है, सबका अलग अलग पाथवे है। तो अब कोई क्या कर दे कि अलग अलग पाथवे है, तो इसका मतलब क्या है कि द ड्रग, ड्रग का मतलब पीछे बता दिया ना आपको, विच ब्लॉक्स, विच ब्लॉक्स द पाथवे ऑफ, वो पाथवे ऑफ बैक्टीरिया मे नॉट वर्क ऑन फंगस, वो फंगस में हो सकता है काम ना करे, क्योंकि वो उसको काट रही है। और फंगस और बैक्टीरिया तो अलग है, बैक्टीरिया की सेल वॉल कुछ अलग बनी होगी और फंगी की जो होती है वो काइटिन की बनी होगी, है बात कि नहीं? सो जो बैक्टीरिया को मारेगा क्या वही ड्रग फंगी को भी मार देगा? ऐसा होगा तो फिर मेडिकल की दुकान पे सिर्फ एक ही दवाई होगी, फिर हजारों दवाई क्यों होंगी बताओ? विच ब्लॉक्स द पाथवे, पाथवे का मतलब समझ रहे हो कि उसका सेल वॉल तोड़, हाँ, जो मतलब किसी एक का रास्ते में अड़चन डालेगा या उसको बढ़ने से रोकेगा, क्या वही फंगी को भी बढ़ने से रोक देगा कि नहीं रोक पाएगा? जो मेडिसिन है नहीं रोक पाएगी ना। द ड्रग विच ब्लॉक्स द पाथवे ऑफ बैक्टीरिया मे नॉट वर्क, वो क्या करेगा, ठीक है, द, वो, ओके, सो जो इसको करेगा मे नॉट वर्क, मे नॉट वर्क ऑन फंगी, वो फंगी को नहीं तोड़ पाएगा। फंगस भी तो हो जाती है कभी कभी, फंगल इन्फेक्शन पैर में हो जाता है, तो इट इज, सो डज नॉट व्हाट इज अचीव्ड बाय एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स इज, नाउ एक मिनट, so antibiotics work on a range of microbes। अलग अलग एंटीबायोटिक्स हैं, ये एमॉक्सिलिन पीसीएम के एंटीबायोटिक्स हैं, बोलो। हाँ हैं, सच एज एमॉक्सिलिन पीसीएम, ये टेबलेट्स हैं, तो ये एंटीबायोटिक्स हैं। आर वर्क्स ऑन ए स्पेसिफिक रेंज, सब पे काम नहीं करते हैं, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स हैं। अगर गलत एंटीबायोटिक्स खा लोगे तो उसका कोई काम नहीं, बल्कि वो माइक्रोब्स भी तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। स्पेसिफिक, और उसका कोर्स है, वो देखता है डॉक्टर कि तुम्हारे अंदर कितने बैक्टीरिया मौजूद है हार्मफुल, तो कितनी एंटीबायोटिक देना है। अगर ज़्यादा दे दे तो नुकसान कर जाएगी, और कम खाओगे तो भी वो उनके चेन को पूरी तरीके से नहीं तोड़ पाएगी। तो एंटीबायोटिक्स का कोर्स होता है, इतनी दवा खाओगे, इतने इतने टाइम पे खाओगे, तभी वो टूटेगी चेन, तो उसी के स्पेसिफिक हमें चलना पड़ता है। वर्क्स ऑन ए,
हाँ ऐसा होता है, वो देख लेता है कि किस एक्सटेंट तक इसके अंदर बीमारी है। वर्क्स ऑन ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ माइक्रोब्स, तो वो अलग अलग पे काम करते हैं, एंड वो क्या करेंगे, ब्लॉक देयर पाथवेज। इस बात का मतलब समझ रहे हो कि उनको आगे बढ़ने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो बनने नहीं देंगे। सेल वॉल के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है, उन्हें प्रोटीन ही नहीं देंगे। जैसे कोई किसी के काम में अड़चन डाले, बात समझ में आ गई कि नहीं। ब्लॉकिंग का मतलब तुम कुछ भी करने जाओ, रास्ते में कोई हाथ अड़ा दे, कहे नहीं हम नहीं जाने देंगे। जैसे नहीं होता है कि बास्केटबॉल में कोई लोग ब्लॉक कर देते हैं, उसको डालने ही नहीं देते हैं बास्केटबॉल, सामने हाथ फैला के खड़े हो जाते हैं। So range of microbes and block their pathways। और ये खुद किसके बने होते हैं, these are made of गुड बैक्टीरिया, मतलब गुड माइक्रोब्स। ये एक तरीके का सूखा हुआ टेबलेट है जो खुद किसका बना है बताओ, मेड ऑफ मटेरियल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम गुड माइक्रोब्स। मटेरियल्स और उन्हीं माइक्रोब से बना है जो उसको काट सकता हो, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम गुड माइक्रोब्स। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि गुड माइक्रोब्स है तो हमारी बॉडी के लिए, जब तक उसे मार रहा है तभी तक गुड है, अदरवाइज वो भी फैलने लग जाएगा तो हमारी अपनी बायोकेमिकल रिएक्शन हैम्पर हो जाएगी। नाउ अब हम देखेंगे कि एंटीबायोटिक जब हमें समझ में आ चुका है, नाउ वी कैन लर्न द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। क्योंकि हम जहाँ थे वहीं फिर से आ गए कुछ चीज़ों को जानने के बाद कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। क्या ये चीज़ ठीक है कि हम जब डिसीज आ जाए तो दवा खा लें और उसके अलावा गंदे पानी में खेलें मौज करें? क्या वो ठीक है कि हम डिसीज होने ही ना दें, वो ठीक है? क्योंकि अगर एक बार डिसीज हो गई तो आप स्कूल नहीं जा पाओगे, आपके पापा हैं तो वो ड्यूटी नहीं जा पाएंगे, इकोनॉमिक तरीके से एक क्राइसिस आ जाएगी, हमारे बहुत सारे काम रुक जाएंगे, एंड वी विल बिकम बेड रिडन। सो इट इज़ बेटर टू go for prevention of disease then to prevention is better than cure। बोलो ये बात सही है कि नहीं, कि वो चीज़ होने ही ना दिया जाए, कि हम क्योर क्यों करें। एक बार पहले चोट लग जाए कह दो हम जब बाइक से गिरेंगे, जब चोट लग जाएगी तो खुद ही इलाज कर लेंगे, अभी तो हमें चलना चाहिए तेज। सो ऐसा नहीं है, हम एक्सीडेंट होने ही क्यों दें। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि प्रिवेंशन का मेथड यूज़ किया जाए, हमें बीमारी हो ही ना। सो वन समवन गेट वाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्वेश्चन पूछा गया है वाई इट इज सजेस्टेड, वाई इज इट सजेस्टेड, इज इट suggested to avoid disease by following, हम फॉलो करें, by follow prevention method, preventive methods। then to cure disease। डिसीज़ होने के बाद उसे क्योर करने से अच्छा है कि हम डिसीज़ होने ही ना दें। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ऐसा भी कई बार होता है कि जब डिसीज़ हो जाती है तो हज़ारों रुपए खर्च भी हो जाते हैं। ये नहीं कि डॉक्टर फ्री में इलाज करते हैं, हमको तो नुकसान है ही है, लेकिन इसके अलावा भी पैसे का भी नुकसान, कैरियर का नुकसान। कोई बच्चा 10 दिन से स्कूल नहीं आया है तो सबसे कॉपी मांग रहा है, वो डिसकंटिन्यू हो गया है। सो ऐसा इसका आंसर है कि वंस समवन गेट ए डिसीज हिज बॉडी फंक्शन गेट डैमेज एंड मे नेवर रिकवर। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हम अपनी जो खोई हुई ताकत है, जो फुल एनर्जी, वो वापस भी नहीं पाते हैं। कई ऐसी बीमारियां हैं, मान लो हार्ट अटैक आ गया,
ऐसे कई बीमारियाँ हो जाती हैं कि हमारा किडनी डैमेज हो गया, लीवर डैमेज हो गया, तो क्या उसके बाद हम वैसे फंक्शन कर पाएंगे जैसे हम पहले थे, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए। हार्ट डिसीज में ब्लॉक हो जाता है, यानी जो हमारे अंदर की ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें बहुत सारा करा सकते हैं, बहुत कुछ होता है। हाउ एवर देयर आर ऑलवेज मैनी टाइप्स ऑफ केयरिंग, एक्स्ट्रा केयर इज रिक्वायर्ड आफ्टर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, या कुछ भी इस तरीके का हो, स्टंट लगते हैं या कुछ भी हो जो ब्लॉकेज रिकवर किए जाते हैं, तो ऐसा होता है। कई चीज़ें एंजियोप्लास्ट हो जाता है, यानी जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल है वहाँ ब्लास्ट करा दिया जाए, छोटा छोटा ब्लास्ट कराएंगे आपकी सेल के अंदर, तो आपके कैपिलरी में वो जो नसें हैं जिसमें ब्लड दौड़ रहा है, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, चाहे वो वेन हो चाहे आर्टरी हो, उनमें ब्लॉकेज को क्लियर किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत कुछ होता है, लेकिन क्या फिर वो वैसा ही एनर्जेटिक रह पाएगा जैसा कि पहले रहा करता था? तो इसलिए इन रीजंस की वजह से प्रिवेंशन अच्छा है। वो पूछा जाएगा वो कौन से रीजंस हैं जो आपको ये बताते हैं कि प्रिवेंशन करो ना कि क्योर। Once someone get a disease, तो क्या होगा? One gets diseased, his or her body function get damaged. उसका बॉडी फंक्शन डैमेज हो जाएगा, एंड मे नेवर रिकवर कम्प्लीटली, एंड में, तो ये तो कोई नहीं चाहेगा कि हम ऐसे हो जाएं कि हम कभी भी ना ठीक हों, एक तो बड़ा कारण यही है, मे नेवर रिकवर कम्प्लीटली। दूसरी चीज़ कि ट्रीटमेंट ऑफ ए डिसीज टेक्स टाइम, एक दो दिन में तो कोई डिसीज़ नहीं ठीक होती। ट्रीटमेंट ऑफ ए डिसीज़, ऐसा तो कोई भी पर्सन नहीं है जिसको डिसीज़ ना हुई हो, तो सबने अनुभव तो किया होगा। टेक्स टाइम, तो दिस मीन्स इफ समबडी इज ड्यूरिंग दैट टाइम, वो क्या होगा? ड्यूरिंग दैट पीरियड पेशेंट में भी बेड रिडन, हो सकता है वो बिस्तर पर पड़ जाए। पीरियड, पेशेंट में बी बेड रिडन, और अगर वो बेड रिडन हो गया, बिस्तर पर पड़ना, तो फिर क्या होगा? ठीक है, बेड रिडन एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड पेशेंट में बी बेड रिडन एंड मैनी ऑफ में लूज इट्स या वंस, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, वंस एकेडमिक कैरियर, उसको एकेडमिक कैरियर का लॉस हो सकता है। मे लूज एकेडमिक कैरियर का लॉस हो सकता है, या क्या हो सकता है? मर सकते हैं। देखो कुछ ना कुछ भी हो सकता है, या वीकनेस आ सकती है, एकेडमिक कैरियर का लॉस हो सकता है, या डिस्टरबेंस इन रूटीन जॉब, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना, इन रूटीन जॉब, ये सब चीज़ हो सकती है। और तीसरा क्या हो सकता है कि इट में डिसीज में कॉज मॉनेटरी लॉस, डिसीज की वजह से और क्या होगा? डिसीज में कॉज हैवी मॉनेटरी लॉस भी हो सकता है, हैवी पैसे का, मॉनेटरी का मतलब क्या होता है? हाँ, डिस्टर्बेंस इन रूटीन जॉब, उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी खराब हो जाएगी और उसे मॉनेटरी लॉस हो जाएगा। मॉनेटरी का मतलब कैसे? पैसे की हानि हो जाएगी, मॉनेटरी लॉस, ठीक है। सो इकोनॉमिकली लूजर होगा। और चौथी चीज़ क्या हो सकती है? डिसीज्ड पर्सन में एक्ट एज ए मीडियम फॉर स्प्रेड ऑफ डिसीज,
अगर हमको कोई कंटेजियस डिसीज़ हो गई है, कोई ऐसी डिसीज़ हो गई है जो एक से दूसरे में इन्फेक्शियस डिसीज़ हो गई है, सो इफ़ डिसीज़ इज इन्फेक्शियस तो क्या होगा बताओ? देन द पर्सन, देन अभी कार्तिक स्क्रीन दिख रही कि नहीं? देन द पर्सन में act as medium for spreading of disease। ये भी तो हो सकता है कि वो डिसीज़ को फैलाने का काम करे, वो कन्फाइंड ना रहे। तो इन कारणों की वजह से दीज आर द रीजन्स, दैट्स वाई इट इज़ ऑलवेज एडवाइज्ड कि प्रिवेंटिव मेजर्स आर बेटर देन टू फॉल सिक। these above are the reasons, इन्हीं कारणों से ये कहा जाता है कि बीमार पड़ने से अच्छा है कि बीमारी को अवॉइड किया जाए। above are the reasons sufficient to conclude, जिससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है that methods of prevention is always better than methods of curing the disease। दो चीज़ें, एक प्रिवेंशन के मेथड्स हैं और क्योर भी करना है तो अपने मन से नहीं कर सकते हो। डॉक्टर कहें खिचड़ी खाना है, बोलो हम तो छोला भटूरा खाएंगे, तो क्या क्योर कर लोगे? वो कहे बेड में लेटो, कहो हम तो दौड़ने जाएंगे, तो क्या क्योर हो जाएगी? क्योरिंग के भी मेथड्स हैं और प्रिवेंशन के भी मेथड्स हैं, तो अच्छा है प्रिवेंशन के मेथड अपनाए जाएं। देन मेथड ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ क्योरिंग, अभी ऊपर पढ़ा है ना कि प्रिंसिपल, मेथड ऑफ क्योरिंग डिसीज, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट नहीं पढ़ा? उसी में तो बताया गया एंटीबायोटिक्स खाओ जिससे सारा वो हो जाए, जो कॉजेटिव एजेंट है वो मर जाए, यही सब तो पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में, बोलो। तो ये चीज़ है। अब फिर बात पूछी जा रही है व्हाट आर द जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन। ये तो हमें पता चल गया कि हम डिसीज़ को प्रिवेंट कर लें तो ये अच्छा है, इससे हम रूटीन जॉब में रहेंगे। और सब जो कभी नहीं बीमार पड़ा है उसको अलग से एक प्राइज़ दिया जाता है, क्योंकि वो तेज भी होगा। जो रेगुलर है ना क्लास में वही तेज होगा, या किसी भी जगह जो रेगुलर है। सो व्हाट आर द जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज? व्हाट are the general ways of prevention of infectious disease? infectious, अगर किसी को चिकन पॉक्स हो गया तो क्या स्कूल में उसे आने दिया जाता है? नहीं आने दिया जाता। तो कुछ ऐसे मेथड्स अपनाए जाते हैं जिससे कि वो चीज़ें आगे ना बढ़ें, लोगों को स्प्रेड ना हो। So, to avoid exposure to airborne microbe, adopt living conditions that are not overcrowded। तो यानी अगर हम क्या करें कि इन्फेक्शियस डिसीज़ में हमें ऐसी जगह नहीं रहने चाहिए जहाँ पर ज़्यादा क्राउडेड लोग हों, ऐसी जगह रहना चाहिए। जो राजस्थान ठीक है, वहाँ ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन नहीं है। सो टू असम में, वेस्ट बंगाल में, केरल में बहुत ज़्यादा है। सो टू अवॉइड, पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ काफ़ी ज़्यादा है, एक्सपोजर, हाँ, टू एयरबॉर्न डिसीज़, क्योंकि वो हवा से फैलती है। तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, अडॉप्ट लिविंग कंडीशन, लिव इन ए प्लेस विच इज़ नॉट ओवर क्राउडेड, लिव इन अ प्लेस विच इज नॉट ओवर क्राउडेड, तो हम एयरबॉर्न डिसीज से बच जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है इन्फेक्शियस डिसीज से बचने का तरीका? एक तो ये बात हो गई कि एयरबॉर्न से बचने का तरीका। अब देखो
सेकेंड इज टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू वाटर बॉर्न डिसीज, क्योंकि इन्फेक्शियस डिसीज तो किसी से भी फैल सकती है। तो अब क्या करें, हमें कैसा पानी पीना चाहिए टू अवॉइड, ठीक है, टू ये प्रिवेंट एक्सपोजर टू वाटर बॉर्न डिसीज, कि हमें वाटर बॉर्न डिसीज ना हो, या सेफ गार्ड अस, सेफ गार्ड सेल्फ फ्रॉम वाटर बॉर्न डिसीज, ऐसे भी कह सकते हो, टू सेफ गार्ड सेल्फ फ्रॉम वाटर बॉर्न डिसीज। तो हमें क्या करना चाहिए, जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है शुड बी यूज्ड। सेफ कैसा होता है, फिल्टर्ड हो और सही जगह, हाँ, क्लीन हो। ड्रिंकिंग वाटर इज टू बी यूज्ड, तब हम इन्फेक्शियस डिसीज से बच सकते हैं। तीसरी चीज़, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बीमारियां वेक्टर से भी फैलती हैं, वो ऐसी होती हैं कि नॉन कंटेजियस डिसीज, लेकिन है तो इन्फेक्शियस ही ना। इन्फेक्शियस के ही तो दो प्रकार हैं, एक कंटेजियस और एक नॉन कंटेजियस। सो टू अवॉइड, हाँ, फ्लाई से हो जाए, किसी से मॉस्किटो से हो जाए, सो टू अवॉइड रैट से हो जाए, अवॉइड वेक्टर बॉर्न डिसीज, तो हमें क्या करना चाहिए, हाँ, वी शुड लिव इन क्लीन एंड सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट। क्या बोलो, बोलो, हैं, फुल कपड़े पहनने से, मॉस्किटो नेट यूज करने से, सैनिटाइज इन्वायरमेंट, यूज मॉस्किटो नेट, तो नेट, ठीक है, रेगुलरली गो फॉर पेस्ट कंट्रोल। घर में क्या हो कि पेस्ट कंट्रोल वाला आए और कहीं पर भी छोटे छोटे कॉकरोच, मक्खी, मच्छर हो, उनको मार के चला जाए। सो रेगुलरली, ठीक है, गो फॉर पेस्ट कंट्रोलिंग, ऐसा करना चाहिए। और चौथी चीज क्या है, इफ एनी सिक पर्सन इन आवर होम इज इन्फेक्शियस, बेटर आइसोलेट हिम, उसे किसी एक कमरे में कुछ दिन के लिए रख दो। इफ एनीबडी इन आवर फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम infectious disease, better isolate him और हर एंड टेक केयर, तो उसे आइसोलेट करना चाहिए। तो ये अगर हम रीजन अपनाएंगे, दीज रीजन्स विल, ठीक है, एंड जो भी हो, ट्रीट, डू नॉट अलाउ स्टेगनेशन ऑफ वाटर एट एनी प्लेस। कहीं पर अगर पानी रहेगा तो वो अगर कहीं पर सड़ता रहेगा तो क्या वो मॉस्किटो का ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा, ठीक है। डू नॉट अलाउ, किसी भी जगह पर हमें क्या नहीं करना चाहिए कि अलाउ स्टेगनेशन ऑफ वाटर। स्टेगनेशन का मतलब क्या समझते हो, सड़ना, वाटर लॉगिंग ऑफ वाटर इन एनी पिट, किसी भी गड्ढे में, एनी पिट, या वाटर कूलर, जो कूलर है डेजर्ट कूलर में, तो उन सब में नहीं रहना चाहिए। स्टेगनेट ना हो कि बहुत दिन से भरा है, ठीक है। स्प्रिंकल केरोसिन ऑयल इन इट, स्प्रिंकल केरोसिन ऑयल, उसमें तब फिर मच्छर नहीं पनपते हैं। इन इट
सो दैट इट डज नॉट बिकम द ब्रीडिंग ग्राउंड, कि मच्छर उसमें अंडे ना देने लग जाएं. सो दैट it does not become a breeding ground for mosquitoes. It does not become a breeding ground for mosquitoes. तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर हम ऐसा करते हैं देन वी गेट सेफ गार्ड फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज. बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, तो वैक्सीनेशन अभी हमारा बचा हुआ है इस चैप्टर में. तो वैक्सीनेशन और इनॉकुलेशन क्या होता है और इस चैप्टर की एक्सरसाइज को हम कल करेंगे. ओके.